सर देखिए कंपनी फाइनल अकाउंट, इससे पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया था ना, कोई प्रॉब्लम है उसमें? बनाया कहाँ है सर, सिर्फ एक ही जन तो बनाया, और कौन बनाया? और कौन बनाया? कोई बनाया और? आप बनाइए सर, आप लोग दोनों नहीं बन रहा है। तो जो क्वेश्चन बना हुआ था पहले उसको बनाते हैं ना सर, जो क्वेश्चन बना था वो भी नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन बना चुके वो भी नहीं बन रहा है। कब बनाने बैठी थी सर आप? कोई बनाया ये 2008 वाला? बनाया, बन गया? जी वाला ना सर, 2,10,000 रुपया, 4.5 लाख। सिंकिंग फंड में 4.5 लाख। इन्वेस्टमेंट कहाँ गया सर? 6% गवर्नमेंट लोन। ये वाला दोनों लेजर कहाँ गया? ये दोनों लेजर का अकाउंट कहाँ गया? सर ये इन्वेस्टमेंट बोलकर आएगा ना, ये इन्वेस्टमेंट होगा ना सर, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट लोन। ये भी इन्वेस्टमेंट होगा ना। दो लाख 40,000, 2,10,000। उसके बाद क्या कर रहा है वो? 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर का अकाउंट कहाँ गया? डिबेंचर का अकाउंट ओपन नहीं किया है। 10% डिबेंचर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और बैंक अकाउंट। सर तो डिबेंचर, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट एक में ही दिखाइए ना सर, अलग अलग से करने की क्या जरूरत है? अलग अलग से करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? एक में ही इन्वेस्टमेंट करके दिखाइए ना। टू बैलेंस बीडी 2 रहता, ऐसे करके दिखाते हैं। टू बैलेंस बीडी 6% गवर्नमेंट लोन यहाँ पर आता, और फिर यहाँ पे कितना है? 8% डिबेंचर बोल के यहाँ पर आता। क्या है, पेन दिए तो वहां से। ऐसे क्या दिखाते हैं ना, 2,10,000 रुपये यहाँ पर आ गया। एट परसेंट डिबेंचर हो जाता है। ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख कितना था? 2,50,000 रुपये। 2,40,000, तो 2,40,000 प्लस 2,10,000, इसको बेच दिया कितना में? फेस वैल्यू में ना सर, फेस वैल्यू कितना था? 2,50,000 था, 4,50,000 रुपए में बेच दिया। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों आया? बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड में 10,000 कैसे ट्रांसफर हो गया? ओह, जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एसएफआई कितना होगा? 2 लाख के ऊपर में 6%। इंटरेस्ट कहाँ निकाली? 20,000, 25,000 रुपए कैसे आ गया भाई? कहाँ 10% डिबेंचर है सर?
उसका इंटरेस्ट तो हम पे करना करेंगे ना सर, मैं तो इंटरेस्ट रिसीव करूंगा तो किस पे करूंगा? इंटरेस्ट रिसीव किस में होता है तहरील? तो इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? इन्वेस्टमेंट कितना है सर? और यहाँ कितना है? 2 लाख का 6% यहाँ कितना होगा? 12,000 रुपये होगा ना। और यहाँ 2,50,000 का 8% कितना होगा? 20,000 रुपये होगा। 20,000, 12,000, 32,000 का इंटरेस्ट आएगा। पीएल से पैसा आएगा 96,000 रुपीज। कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट उसको फेस वैल्यू में बेच दिया, 4.5 लाख का था, 4.5 लाख बेच दिया, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद में कितना परसेंट है? 10% डिबेंचर, 6 लाख को बेच दिया वो। डिबेंचर यहाँ पे 4.5 लाख कैसे आ गया? डिबेंचर का लेजर कहाँ बनाइए? 10% डिबेंचर का कहाँ नहीं बनाने बोला था सर? प्रीपेड 10% डिबेंचर अकाउंट कॉमा सिंकिंग फंड डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट एंड बैंक अकाउंट, 4 लेजर है। टेन परसेंट डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट सुने हैं आप कभी? बाय बैंक बैंक का लेजर सही है, देखिए टू बैलेंस बेटी 3 लाख हो गया। डिबेंचर यहाँ पे 10% डिबेंचर में 4.5 लाख कहाँ से आ गया? अच्छा पेमेंट कर दिया आप। ये 4.5 लाख कैसे आया? 6 लाख होगा ना ये। साढ़े चार लाख यहाँ से आया। बाय बैलेंस सीडी जोड़ दीजिएगा कितना आता है? डीआरआर कितना है? डीआरआर भी 4.5 लाख। जोड़ दीजिएगा। होमवर्क पे लिखे सर कंपनी फाइनल अकाउंट, अरे होमवर्क बोल रहे, हेडिंग पे लिखे कंपनी फाइनल अकाउंट। पेपर वहां से ले आई तो बाबू। देखिए सर, अब हमें बनाना है फाइनल अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है ना। नॉर्मली अपने लोग जो भी फाइनल अकाउंट सीखे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का सीखे हैं, जहां पर सबसे पहले क्या बनता था? ट्रेडिंग, फिर उसके बाद क्या बनता है? पीएल, और फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे आपको एक ही बनेगा, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर 2 पे आएगा सर बैलेंस शीट। ठीक है, नंबर 2 में आएगा सर बैलेंस शीट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दो अपने को बनाना है। जो नॉर्मल जितना भी पॉइंट है सब अपने लोग फाइनल अकाउंट जैसा किए हैं वैसा करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मेट आप लोग का रहता था डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट पे रहता था, अभी ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाना आपको। इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर देता बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है,
तो अपने लोग यहाँ पे सर बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट करेंगे, और इसमें से जो जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं उसको अपने लोग रिटर्न करेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ऊपर पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट एक्चुअल में दो कॉलम होता है अमाउंट का, एक होता है अमाउंट का करेंट ईयर का और एक होता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो हमें जो डेटा देगा वो सिर्फ करंट ईयर का डेटा देगा, तो अमाउंट आप एक कॉलम करोगे। बट अगर आप करेक्ट वे में अगर आप देखोगे तो ऑलवेज दो कॉलम होता है अमाउंट का, एक होता है करंट और एक होता है प्रीवियस ईयर कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ एक अमाउंट का कॉलम करेंगे और एक सर नोट्स का कॉलम बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एक कॉलम नोट्स का होगा। ये नोट्स क्या है सर? यही आपका शेड्यूल है। आपने लोग जो भी गंदगी करते ये थे, याद है, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते थे, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह रहता था, राइट? वो सारा अभी जो भी करना नहीं करना है वो सारा नोट्स में करना है आपको, यही फंडा है। इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सर। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी की नाम रहेगी, ये होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। ठीक है, हो गया। सबसे पहले जो अपने लोग लिखते हैं यहाँ पर ऊपर में वो रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है विच इज सेल्स है, इसको नोट नंबर 1 पे लिखते हैं अपने लोग इस तरह से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नोट नंबर 1। अमाउंट इसका कैसे करके निकालते हैं? इसका अमाउंट बेसिकली इस तरह से वर्किंग नोट बनेगा सर हमारा। नंबर 1 पे यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ पे जो भी सेल हुआ नहीं हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे बैठाएंगे। सेल क्या होता है सर? रजिस्टर्ड सेल होता है। क्या होता है? रजिस्टर्ड सेल जो मेरा जीएसटी पे होती है, रिमेम्बर, रजिस्टर्ड सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज अनरजिस्टर्ड सेल्स, जो विदाउट जीएसटी खरीदे वो मेरा क्या होगा सर? अनरजिस्टर्ड सेल्स होगा, जो बेच दिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, ये जो भी आता है सर इससे लेस कर देते हैं। क्या लेस करते हैं? सेल्स रिटर्न। ये लेस करके जो फिगर आता है ये हमारा होता है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी सेल बोलेगा नहीं बोलेगा सब यहाँ पर दिखाएंगे आप, सेल रिटर्न को लेस कर देंगे, ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट जो आया उसको आपको यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पे अपने लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएल इस तरह से करके नहीं बनाते हैं, जितना भी इनकम है सबको एक बार में जोड़ देंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा जो भी इनकम है उसको क्या बोलते हैं, अदर इनकम। क्या बोल लिखेंगे, अदर इनकम, अदर इनकम्स नंबर 2। अब ये 2 नंबर वाला नोट बनाना है। अब यहां पर जितना भी अदर्स इनकम है सब आपको एक बार में यहां पे बैठा देना है सर। अब याद करिए पीएल का क्रेडिट साइड, पीएल का क्रेडिट साइड याद करिए सर। पीएल का क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, क्या क्या, क्रेडिट साइड इनकम, इनकम में क्या क्या आएगा, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, और बोलिए, बोलिए सर। और क्या आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आएगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, और डिविडेंड रिसीव, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और सब्सिडी और ग्रांट, सैलरी रिसीव बिजनेस में कहां से होगा भाई, कंपनी है ये, इंसान थोड़ी ना। बोलिए सर, और कुछ आएगा क्या, जो भी इनकम आएगा सब यहीं पर दिखाएंगे सर। आप टोटल जोड़ देंगे, यही हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा सर, यही हमारा सेकंड वाला नोट्स हो जाएगा विच इज अदर इनकम। समझ गए क्या, इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ के ये हमारा आ गया सर टोटल इनकम नंबर ए। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा एक्सपेंस। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो आएगा सर एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग का डेबिट और पीएल का डेबिट में सब बहुत सारा खर्चा है, राइट, अनलिमिटेड एक्सपेंसेस है, बट वो खर्चा को अपने को क्या करना है, 6 पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है, 6 पार्ट में बांटना है सर। ठीक है, वो हमें बैठाना है। तो दो सबसे पहले जो एक्सपेंसेस है, एक तो हो जाएगा
अब यहां पर वो हेडिंग करके लिखेंगे, दैट इज परचेज या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जितना भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, जितना भी क्या बताइए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वो आप यहां पर बताओगे। याद है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब, यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या बटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम याद है आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला जो कॉस्ट है वो यहां पर आएगा सर, ठीक है। इसके अलावा सर परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट में आता है सर इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद वाला हेडिंग होगा सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और लास्ट में आएगा सर अदर एक्सपेंसेस, लास्ट में आएगा सर अदर एक्सपेंसेस। ये 6 हेडिंग है जो आपको याद रखना है सर। एक हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल में अगर आप डील करते हैं तो ये वाला हेडिंग में आप लिखोगे। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में आप फिनिश गुड्स का ऊपर में ट्रेड करते हैं तो ये वाली कॉलम क्या होगी, ऑलवेज ब्लैंक होगा और आपको यहाँ पे करना है। एक चीज, अरे यार एक छूट गया सर, यहीं पर एक बार ऐड करते हैं यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री, यहाँ पे बीच में डालिए चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री सर। तो एक्चुअल में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉलम है ये ऑलवेज क्या रहती है सर, ब्लैंक रहती है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो ज्यादातर ट्रेडिंग रिलेटेड गुड्स होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अपने को नहीं देता, अगर मैन्युफैक्चरिंग देगा तो इस हेडिंग में आएगा, अदरवाइज आप यहां से करोगे। तो प्रैक्टिकली हमारा 6 हेडिंग आएगा, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जितना अपने लोग जो परचेज वगैरह करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री सर, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है, रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसका जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस अपने लोग यहाँ पे बैठाते हैं। खर्चा है, क्या है ये, खर्चा है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा हो गया तो मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो वो खर्च हो रहा ना, तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है सर, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। दो सिचुएशन है यहाँ पर, अगर ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा तो मेरा डेबिट साइड हुआ, तो डेबिट साइड में और खर्चा भी कहाँ रहता है, डेबिट साइड में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होगा देन इसका मतलब क्या है सर, मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है ना सर, तो डेबिट साइड में खर्चा रहता है क्रेडिट साइड में, तो क्या करेंगे, ऐड नहीं करके लेस कर देंगे। समझ में आया सर क्या बोला, सर क्या बोले, कब ऐड करेंगे कब लेस करेंगे चेंजेस इन्वेंटरी में, कौन सा साइड ज्यादा हो, किसका, हाँ उसमें क्या चेक करेंगे, किसमें, प्रॉफिट लॉस किसमें सर, ओपनिंग बैलेंस, किसका ओपनिंग बैलेंस है, देख रहे हैं सर,
उसके बाद एम्प्लॉय का अगर जितना भी कॉस्ट वगैरह है सब आप यहाँ पे दिखाओगे, जितना भी एम्प्लॉय का रिलेटेड कॉस्ट रहेगा सब यहाँ पर ऐड होगा। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट वगैरह का बैंक का कुछ चार्ज हो गया, बैंकिंग चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह जितना खर्चा है फाइनेंस कॉस्ट में आता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो भी डेप्रिसिएशन आएगा इस कॉलम पे आएगा। इसके अलावा जितना भी खर्चा बच गया आपका, रेंट है, इंश्योरेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिमेंबर अकाउंटिंग एक्सपेंसेस है, इंटरनेट वाईफाई है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कन्वीनियंस है, जितना भी खर्चा है हेम देम सब का सब अदर एक्सपेंसेस में आप डालोगे। ठीक है, तो नोट नंबर 2 था, ये हो जाएगा नोट नंबर 3, चेंजेस इन्वेंटरी नोट नंबर 4, 5, 6, 7, 8। समझ रहे हैं? तो एक बार नोट पे आइए, नोट नंबर 3 पे लिखे परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स में देखिए क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, अच्छा वो तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम है, तो परचेज में सिर्फ ये आएगा, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, इसके साथ लेस कर देंगे रिटर्न, क्या बताइए, रिटर्न कौन सा, रिटर्न आउटवर्ड लेस होगा सर, विच इज परचेज रिटर्न। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स के साथ रिटर्न आउटवर्ड को क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। ठीक है, और ये नोट नंबर 2 में क्या आएगा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को हटा दीजिए, एक्चुअल में गलत होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम सर। ठीक है, ये परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड समझ में आ गया नोट नंबर 3 पे। और इसमें क्या हो सकता था सर, इंपोर्ट भी आ सकता था, क्या आ सकता था, इंपोर्ट, इंपोर्ट भी तो आ सकता है ना सर। तो इंपोर्ट परचेज ऑफ फिनिश गुड्स दोनों ऐड कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड को लेस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा नेट परचेस हो जाएगा। नंबर 4 पे जो था उसका नाम बताइए क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंटरी सर। चेंजेस इन इन्वेंटरी सर, चेंजेस इन इन्वेंटरी में क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या फिर स्टॉक एट द बिगनिंग, इससे लेस कर देते हैं किसको बताइए, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस चीज में यहां पे याद रखेगा, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से ज्यादा हो गया देन अपने लोग क्या करेंगे सर, ऐड किसके साथ, विथ एक्सपेंस, जो मेरा नोट्स है नोट्स के साथ ऐड होगा। और अगर ओपनिंग कम हो गया क्लोजिंग के साथ तो वहां पे क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। ठीक है,
लेस कहाँ पे, यहाँ पे। जब आप यहाँ पर इन्वेंट्री जब आप बैठाओगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर, ब्रैकेट आन देंगे। ब्रैकेट का मतलब ये जब खर्चा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कब करेंगे, जब ओपनिंग क्लोजिंग से कम रहेगा। ठीक है। नंबर 5 फिर क्या है, देखिए कौन सा है, कौन सा खर्चा बताइए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, वेजेस अगर है तो, अगर वेजेस किसी का अकाउंट में है इसका मतलब वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो यही सारा खर्चा है सर। आपने लोग जब किसी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं ना तो एक्सपेंसेस से उसका नेचर और बिजनेस समझ में आता है वो कौन सा कंसर्न है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन वो अपना बुक्स में वेजेस नहीं दिखा रहा है, अगर वेजेस का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, जॉब वर्क क्या होता है, अगर जॉब वर्क भी है मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद से नहीं करा के आउटसोर्स करता है, वो भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उसका बुक्स में वेजेस या जॉब वर्क नहीं है, मतलब क्या है सर, प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। और जॉब वर्क हमारा एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय में नहीं आता जॉब वर्क, वो कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आता है, कहाँ पे आएगा। तो वेजेस हो गया सर, सैलरी, सैलरी, प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा देते हैं एम्प्लॉय को, है ना सर, पीएफ, पीएफ पढ़े हैं ना, आधा एम्प्लॉय का सैलरी से कटता है और आधा कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। तो एम्प्लॉयर खर्चा कहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, पी टैक्स देता है, नहीं पी टैक्स तो फिर अपने लोग एम्प्लॉय से लेस कर देते, वो नहीं आएगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आ गया, और नहीं ट्रैवलिंग कैसे आएगा, एम्प्लॉय को थोड़ी ना ट्रैवलिंग के लिए देते हैं, वो तो खर्चा हो गया ना। और भी एनी अदर कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा सब यहीं पे जोड़ दोगे आप, एम्प्लॉय का जो भी खर्चा रहेगा यहाँ पे जोड़ देंगे। नंबर 6 फिर कौन सा हेडिंग है, ये आपको याद रखना है सर पूरा हेडिंग। एग्जाम का जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले फाइनल अकाउंट का ये वाला हेडिंग और फॉर्मेट टान के रख दीजिएगा। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक चार्जेस, ये तमाम खर्चा फाइनेंस कॉस्ट में आता है। ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 पे क्या है सर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन tangible assets, depreciation on tangible assets, ठीक है, और amortizations of intangible assets, intangible such as goodwill वगैरह को अपने लोग intangible assets बोलते हैं, पेटेंट वगैरह, amortizations of intangible assets, ठीक है। प्रैक्टिकली ये जो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है ना, ये अपने लोग विद शेड्यूल फिक्स एसेट से ले लेते हैं, कहां से ले लेते हैं, शेड्यूल फिक्स एसेट से ले लेते हैं सर अपने लोग, ये शेड्यूल फिक्स एसेट से ले लेते हैं सर, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये अपने लोग शेड्यूल फिक्स एसेट से ले लेते हैं।
ठीक है। जब अपने लोग फिक्स एसेट्स का लेजर बनाएंगे या फिक्स एसेट्स का शेड्यूल करेंगे तो वहां पर डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है ना बुक वैल्यू निकालने के लिए, तो वही डेप्रिसिएशन का कॉलम यहाँ पर अपने लोग ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का अलग से शेड्यूल नहीं बनता, जो फिक्स एसेट्स का रहता है उसी से हमारा डेप्रिसिएशन भी कवर होती है। नंबर 8 पे, अब 8 पे क्या है सर? अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या आ गया? सब कुछ जो नहीं आया अभी तक, ह्यूज एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा जो बच गया वो सब कहाँ दिखा हो गया? अदर एक्सपेंसेस में। तो 3-4 खर्चे का नाम बताओ जो दिमाग में, ओ सॉरी 3-4 एक्सपेंसेस का नाम बताइए, क्या क्या होगा? क्या क्या छूट गया बोलिए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बहुत सारा खर्चा है सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, और रेंट, और बोलिए 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 सर। इंश्योरेंस, और क्या? टी एंड टिफिन, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं उसको? इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। R&D आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और टैक्स याद करिए ना सर, बहुत सारा खर्चा किए। और क्या क्या आएगा? पी टैक्स खर्चा नहीं है बिजनेस का, पी टैक्स अपने लोग एम्प्लॉय, हाँ अगर बिजनेस का पी टैक्स होता है, यस बिजनेस का भी पी टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का है तो आएगा, अदरवाइज डायरेक्टर वगैरह का है नहीं है तो क्या रहेगी? कंपनी के एसएलएस नहीं होता ना सर। इम्प्लॉय का पी टैक्स रहता है तो अपने लोग इम्प्लॉय का सैलरी से डिडक्ट करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए खर्च है, वो बिजनेस के लिए खर्च नहीं होता। आगे बोलिए। जीएसटी एक्सपेंसेस, अगर जीएसटी एक्सपेंसेस आपका है तो जीएसटी पेमेंट, एडवांस टैक्स एक्सपेंस नहीं होता ना, एसेट्स होता है वो। और बस इतना ही खर्चा है, क्या अलावेंसेस? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर, अलावेंस है, अलावेंस अगर बोलिएगा तो एम्प्लॉय का उसमें जाएगा, ट्रैवलिंग एंड कॉन्वेनियंस, ट्रैवलिंग एंड कॉन्वेंस, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस, तो मेरा खर्चा छोड़ दिया, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डोनेशन, मैनेजर्स कमीशन, अच्छा एम्प्लॉय में एक चीज ऐड करिएगा यहाँ पे, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, डायरेक्टर लोग को भी तो देते हैं ना सैलरी, तो डायरेक्टर रेमुनरेशन भी मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारा खर्चा होगा, एग्जाम्पल पीबीडीडी, क्या बताइए?
है ना सर, पीबीडीडी होता ना, बट पीबीडीडी में आप क्या लेस करके दिखाओगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या लेस करोगे, याद करिए, क्योंकि पीबीडीडी का दो बैलेंस रहता था, एक ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, उसको आप पीएल का क्रेडिट साइड में दिखाते थे, और एक 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 एडजस्टमेंट में निकालते थे अपने लोग डेटर के ऊपर में, उसको कहाँ दिखाते थे, डेबिट साइड में। तो डेबिट माइनस क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, वो नेट फिगर आप पीबीडीडी बोल के दिखाओगे। और क्या आएगा खर्चा में सर, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, अनगिनत एक्सपेंसेस है, समझ रहे हैं सर, जो खर्चा कहीं नहीं जाएगा वो खर्चा कहाँ चल जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा, जो खर्चा कहीं पे कवर नहीं करता है वो खर्चे को आप अदर एक्सपेंसेस में दिखाओगे, ठीक है। तो ये बैठा दिए सब, ये टोटल जोड़ देंगे, ये टोटल जोड़ के हमारा आ गया टोटल एक्सपेंस, नंबर बी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया टोटल इनकम का, ये हो गया टोटल एक्सपेंस का। टोटल एक्सपेंस में आप सब खर्चे को ऐड कर दो तब भी बात बराबर है, आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर हेडिंग में आपको लिखना है सर। नाउ अब इससे इसे लेस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस लेस करके जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी सर, ठीक है। अब इससे लेस कर देते हैं अपने लोग टैक्स एक्सपेंस, क्या लेस करते हैं, इससे लेस करते हैं सर टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में दो तरह का टैक्स यहां पर बैठाते हैं, एक बैठाते हैं करेंट टैक्स और एक होता है डिफर्ड टैक्स। ये डिफर्ड टैक्स क्या है आप लोगों को बताएंगे, ये करेंट टैक्स क्या होता है, 30% 40% आपको टैक्स बता देगा, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसका 30% कहां चल जाएगा, करेंट टैक्स पे। डिफर्ड टैक्स आप लोग के लिए नील रहेगा, लेकिन इसको दिखाओगे जरूर, लेकिन डैश करके जीरो कर देना आपको, और ये अमाउंट यहाँ पर 30% बोलेगा टैक्स, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट आता है उसका 30% आप यहाँ पर दिखाओगे, ठीक है। ये निकल के जो आता है इसी को बोलते हैं सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज पैट, ठीक है। अब नीचे में आपको यहां पर निकालना है सर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। यहां पर दो पॉइंट है, एक होगा बेसिक, एक होगा डाइल्यूटेड। बेसिक और डाइल्यूटेड में आप क्या करना, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पर लिखना मत, बस समझने के लिए बता रहा हूं। इसका इंटी होता है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा अर्निंग पर शेयर का, कि भाई साहब एक शेयर पे मैंने कितने कमाया, तो ये मेरा प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा बेसिक प्लस डाइल्यूटेड निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल पीएल का फॉर्मेट है सर। क्लियर हुआ, थक गए, अभी बैलेंस शीट बाकी है। लाइन ड्रॉ करिए सेम टाइप का,
कंपनी का नाम यहाँ पर होगा, बैलेंस शीट, एज ऑन पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। और ये कौन सा है सर? करंट ईयर का। एक्चुअल में कितना कॉलम होता है यहाँ पर अमाउंट का? दो होता है, एक करंट ईयर और इसके बाद में प्रीवियस ईयर। बट हमें प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं रहेगा तो करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो एक्स्ट्रा कॉलम कर दोगे लेकिन वो ब्लैंक रहेगा। हो गया सर। आइए सर बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे 1 नंबर पे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसका फॉर्मेट शायद आप लोगों को बताए होंगे हम। इक्विटी एंड लायबिलिटी सम, ठीक है। तो लायबिलिटीज पार्ट को अपने लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया इक्विटी, एक हो गया लायबिलिटी। इक्विटी में सबसे पहले आता है सर शेयर्स होल्डर्स फंड। शेयर्स होल्डर्स फंड, इसके अंदर पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो पहला इसके अंदर पे आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद जो दूसरा हेडिंग होगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस, वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड में केवल यही दो ही चीज है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद जो दूसरा हेडिंग है उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं सर? नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी लोन वगैरह आपने लिया ना वो यहां पर आता है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। दूसरा आता है सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। ये तीन चीजें रखते हैं अपने लोग, बेसिकली दो में कवर हो जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट में जो हमारा हेडिंग है वो लिखते हैं सर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आता है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं,
ये मेरा टोटल लायबिलिटी हो जाएगा सर। ये मेरा टोटल लायबिलिटी हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद आएगा सर एसेट्स। नंबर 2 एसेट्स। नंबर 2 एसेट्स। ठीक है, नाउ एसेट्स भी अब दो तरह का होता है सर, नॉन करेंट और करंट। तो एसेट्स के अंदर में ऊपर में लिखेंगे पहले नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स में भी दो पार्ट है, एक है इनटैंजिबल एसेट्स और टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। आप किसी को लोन दिए लॉन्ग टर्म में, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए, क्या दिए, होता है ना कोई डिपॉजिट वगैरह हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने कुछ दिया, तो वो भी, अच्छा ये भी लोन्स एंड एडवांसेस में चल जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस में चला जाएगा। उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसमें बेसिकली आप क्या दिखाते हैं पता है, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या दिखाते हैं इसमें, याद है फिक्टिशियस एसेट्स, वो फिक्टिशियस एसेट्स आप यहाँ पे दिखाओगे अदर नॉन करेंट एसेट्स करके। जितना भी फिक्टिशियस एसेट्स है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद सर दूसरा हेडिंग पे करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहले आता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट में अदर्स करंट एसेट्स। लास्ट में आएगा सर अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये सारा को जोड़ देंगे, ये आएगा टोटल एसेट्स। और ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो लायबिलिटी वाला हेडिंग आता था लेफ्ट राइट करके आता था, उसको ऊपर नीचे बैठा दिया, बस। समझ रहे हैं, बस खाली फर्क यही है कि भाई साहब ये जो भी मैंने नोट बनाया था कितना था, ये 8 तक का यहाँ होगा ना सर। अब उसके बाद शेयर कैपिटल का नोट नंबर 9, इसका 10, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो 11, प्रोविजन है 12, ये तो हटा दिया अदर पे। शॉर्ट टर्म बोरिंग है 13, ट्रेड पेबल तो दिखाना है 14, प्रोविजन आएगा 15, अदर करेंट लायबिलिटी 16, टैंजिबल एसेट्स इंटैंजिबल एसेट्स 17, टैंजिबल एसेट्स 18, इन्वेस्टमेंट मान लो एज इट इज सेम है, इन्वेंट्री आपको लिखना होगा 19, ट्रेड डिसेबल 20, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 21,
समझ रहे हैं? जो रहेगा नहीं रहेगा सबको आपको नोट्स बना के दिखाना है ऐसे। जो रहेगा नहीं रहेगा सबको आपको नोट्स बना के दिखाना है। जिस तरह से तुम लोग पीएल का बनाए थे उस तरह से बैलेंस शीट का नोट्स बनाना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो अपने को बताना है। लिखिए नंबर 9 पे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सर, शेयर्स कैपिटल में भी क्या आता है सर? ऑथोराइज, रिमेंबर ऑथोराइज। ऑथोराइज में भी यहाँ पे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इशूड एंड पेड अप। इशूड एंड पेड अप। अब पेड अप वाला याद है, इशू ऑफ शेयर्स पे जितना कॉल्ड अप होगा नहीं होगा पेड अप वही अमाउंट दिखाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आ जाएगा सर इक्विटी शेयर्स कैपिटल। लेकिन इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखने के बाद में ना आपको नंबर्स बताना है। क्या बताना है? नंबर्स आपको बताना है। डॉट 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 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज डॉट डॉट ईच, रिमेंबर, है ना? यहाँ बैठाते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐड कुछ लेस होता है। लेस होता है क्या? कॉल सीन एरियर। ऐड होगा सर कॉल सीन एडवांस। और क्या ऐड होता है? शेयर फोर फीचर। क्या ऐड होगा सर? समझ रहे हैं? सेम जैसे इक्विटी का किए वैसे किसका करना है? प्रीफरेंस का करना है। वैसे ही प्रीफरेंस का करेंगे। अगर प्रीफरेंस में वो सारा चीज रहा तो ये टोटल जोड़ देंगे, ये मेरा आएगा टोटल शेयर कैपिटल, ये मेरा आएगा सर शेयर कैपिटल। क्लियर है? हो गया। नंबर 9 के बाद नंबर 10 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? उससे पहले सर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही पीएल है ना सर? बट ये पीएल में पहले थोड़ा सा काम करना होगा। पीएल में एक्चुअल में दो पीएल का पार्ट बनेगा, याद रखिएगा। ये जो आपने पीएल किया ये पीएल 1 होता है। क्या होता है ये? पीएल 1 है। क्या है ये? इसके अलावा कुछ और काम करना पड़ेगा जो पीएल 2 यहाँ पे करना होगा। समझ रहे? पीएल से दो काम करना है। एक तो ये सारा चीज जो मैंने आपको दिखाया ये यहाँ तक पैट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ये मेरा पैट निकालने के लिए, राइट? बट पैट के बाद में भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होता है जो कि अपने को करनी पड़ती है, वो सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे करोगे आप। एग्जाम्पल डिविडेंड, क्या देना? डिविडेंड देना। ठीक है? इसके अलावा आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, ये जो दो पॉइंट है ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड पेमेंट वगैरह, ये यहाँ पे होगा। ठीक है? और ये किस तरह से? तो देखिए पीएल अकाउंट का पहले ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस आपको पीएल का यहाँ पे दिखानी है। ओपनिंग बैलेंस पीएल का आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस पीएल का यहाँ दिखाना है। इसके साथ ऐड करेंगे पैट।
ये कहाँ से आएगा? यस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। ये स्टेटमेंट ऑफ जो पीएल है वहां से आएगा। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में लेस में लिखेंगे क्या क्या, देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में अगर आप कुछ पैसा पेमेंट किए हैं, डिविडेंड, याद है वो सीआरआर डीआरआर, ट्रांसफर टू डीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वो जो रिजर्व में जो ट्रांसफर करने वाला पार्ट है वो कहाँ पे करोगे आप? इवन जो डिविडेंड का पेमेंट वगैरह का पार्ट है सब कहाँ पे करोगे आप? यहाँ पे करोगे। डिविडेंड में क्या क्या आएगा? इंटरिम डिविडेंड आता है सर, है ना, फाइनल डिविडेंड आता है सर, प्रोपोज डिविडेंड आता है सर। अच्छा, डिविडेंड में भी दो कैटेगरी है, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर किसको देना होगा? इक्विटी डिविडेंड देते हैं। इससे एक और चीज लेस होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या होता है सर? डीडीटी या सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। जब भी डिविडेंड वगैरह आप देते हैं ना तो उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ता है सर। कंपनी टैक्स देती है डिविडेंड के ऊपर में ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये भी लेस करना आपको। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड का अमाउंट आपको पता है ना, ये किसके ऊपर निकलता है? ये निकलता है परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। किसके ऊपर निकलते हैं डिविडेंड? किए है ना सर डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। और ये सीडीटी किसके ऊपर निकलता है? सीडीटी निकलता है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। और ट्रांसफर टू रिजर्व का परसेंटेज बोलेगा तो ये आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ पैट। किसके ऊपर निकालोगे? ट्रांसफर टू रिजर्व का बोलेगा तो परसेंटेज ऑफ पैट, डिविडेंड बोलेगा परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, और डीडीटी बोलेगा तो ये डिविडेंड का जो अमाउंट है इसके ऊपर निकलता है। ये पीएल2 का काम करना आपको। तो पीएल का दो पार्ट है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो मेन अपने लोग बनाते हैं, और दूसरा यहाँ पे आपको तीन चीज का काम करना है। ये लेस करके आप इसको बाहर पे भेज दिए, ये हो गया पीएल का काम। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा जो भी रिजर्व है वो सारा यहाँ पे बैठेगा, समझ गए? अब इसके बाद में रिजर्व क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जर्नल रिजर्व, रिमेंबर, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, समझ रहे हैं? जितना भी रिजर्व वगैरह सब यहाँ पे दिखा देंगे आप। सीआरआर डीआरआर जितना भी रिजर्व रहेगा सब यहाँ पे दिखाओगे आप। ठीक है सर, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 11, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है सर? 10% डिबेंचर, बैंक लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, पब्लिक डिपॉजिट, जो भी आपने लोन लिया, राइट,
वो तमाम लोन ये मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर फंड। एम्प्लॉय का बहुत सारा फंड होता है सर, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, जितना भी कंपनी का फंड है वो यहां पर आएगा। सिंकिंग फंड किए तो अभी सिंकिंग फंड वो यहां आता है सर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, सिंकिंग फंड। ठीक है, नोट नंबर 13। अब कहाँ पे आए? 11 हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे क्या आ जाएगा सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाएगा सर? शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन शॉर्ट टर्म के लिए यहां आ जाएगा सर। जो भी शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लिए यहां पर आएगा। नंबर 13 में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या होता है सर? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। बट इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? बाइफिकेशन करते हैं यहाँ पे। लेस देन 6 मंथ्स, क्या बताइए? लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। ऐसे क्राइटेरिया 3 है, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ, बट लेस देन 1 ईयर, उसके बाद मोर देन 1 ईयर। ठीक है, बट आप दो ही क्राइटेरिया में करना, लेस देन 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ। कुछ नहीं बोलेगा तो जैसा आप ट्रेड पेबल बोल के बैठा देना, ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नंबर 15 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये आपको समझना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, इवन प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों यहाँ पे, करंट ईयर भी टैक्स और डिफर्ड टैक्स भी। नहीं समझे? डिफर्ड टैक्स है ना, वो भी। डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड है सर, जितना भी डिविडेंड है वो सारा डिविडेंड यहाँ आ जाएगा, है ना? तो दो तरह का डिविडेंड होता है सर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड, वो दोनों डिविडेंड यहाँ पर आएगा।
अब इसमें भी क्या होता है सर, इंटरिम होता है, फाइनल होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है, वो सारा यहीं पर आएगी। इंटरिम, फाइनल, प्रपोज डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड का दो एंट्री करोगे, एक बार PL2 में लेस करोगे और सेकेंड टाइम कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आता है, एक बार यहाँ पे लेस होगा और ये फिर कहाँ पे बैठेगा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बैठेगा। हर एडजस्टमेंट का दो बार एंट्री होता है, वही आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो डिविडेंड यहाँ पर आ गया, इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, CDT, इसके अलावा अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, ये सारा अपने लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। नंबर 16, अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी से, अदर करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, जो बच गया अब लायबिलिटी में, क्या क्या बचा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पेबल, सैलरी पे करना बाकी है, समझ रहे हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाएंगे, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लेते हैं ना भाई, यहाँ पे आएगा। TDS पेबल, TDS पेबल, GST पेबल, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड याद है तो डिबेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, डिबेंचर लोन वगैरह का इंटरेस्ट याद है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है सब यहाँ पे दिखाएंगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वेजेस वगैरह जो भी आउटस्टैंडिंग है सब मेरा यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया लायबिलिटी सर। एसेट्स में, एसेट्स में सर, एसेट्स में अपने लोग इनटैंजिबल और टैंजिबल का करते हैं। यहाँ पर मान लिया सर टैंजिबल एसेट्स का आपको हेडिंग पे करना है। अब टैंजिबल एसेट्स का हेडिंग किस तरह से होता है, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, चीज समझिएगा। यहाँ पे यहाँ पर होती है सर ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा सा गैप देके ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सा डेट, एज ऑन बिगिनिंग में क्या था, 1 अप्रैल मान लीजिए 2021 में क्या था, ये यहाँ लिखते हैं। इनटैंजिबल जरूरत नहीं होता है, आप टैंजिबल ही बैठाओ, इनटैंजिबल तो नील रहेगा, या रहेगा तो आप डायरेक्टली एक अलग से नोट बना के बैठा दोगे। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन, कुछ ऐड हुआ कि नहीं हुआ, कुछ सेल हुआ कि नहीं हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में आता है डेप्रिसिएशन, फिर लास्ट में आता है बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, सेल, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, लास्ट में बैलेंस, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी माइनस सी, डेप्रिसिएशन डी, समझ रहे हैं, डेप्रिसिएशन को ई मान लिया, तो ये मेरा हो गया डी, तो लास्ट वाला डी माइनस ई। जो अपने लोग परचेज सेल करते हैं ना सर,
तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का यहाँ पे है, एडिशन अगर होगा तो ऐड करेंगे, सेल अगर होगा तो लेस कर देंगे, जो मेरा बैलेंस बचेगा फिर उसके ऊपर क्या निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन निकालना है। ये डेप्रिसिएशन लेस करके ये जो बैलेंस आएगा यही वाला बैलेंस हमारा क्या होगा, टैंजिबल एसेट्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके जो भी एसेट्स रहेगा उसका नाम लिखेंगे। मान लो सिर्फ लैंड रहा तो लैंड में एडिशन है, सेल नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है, लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना सर। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, समझ रहे हैं, मोटर एंड व्हीकल है, ये सब का अपने लोग इस तरह से दिखाते हैं। इस तरह से दिखा के इवेंचुअली क्या होता है हमारा, ये टैंजिबल एसेट्स का बैलेंस आता है। ये टैंजिबल एसेट्स का बैलेंस आता है। बट आप लोग के इसमें एडिशन सेल वगैरह ये सारा नहीं देगा, तो आप लोग नॉर्मली इसी फॉर्मेट में दिखा देना। तो आप क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग 2 कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, लेस करके बाहर कर देंगे, समझ रहे हैं। फिर दूसरा वाला एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, लेस करके बाहर कर देंगे, फिर आएगा, फिर लेस करेंगे, लेस करके बाहर कर देंगे। तो या तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर ऐसे आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, टैंजिबल एसेट्स के बाद और क्या था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो पता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18 नंबर में लिखिए। इन्वेंट्री, अब ये मेरा क्या है सर, क्लोजिंग है ना, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में अब यहाँ पर अगर आपके पास डिफरेंट इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीनों को जोड़ के आपको दिखाना होगा। अगर नहीं है तो सिर्फ फिनिश गुड्स में जाएगा। 18 पे ट्रेड पेरेबल, 18 पे सर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसमें भी क्या करना है सर, लेस देन 6 मंथ्स, रिमेंबर जैसे वहां पे किए थे, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। इससे जो आएगा उसे लेस क्या कर देते हैं, PBDD, क्या लेस करते हैं, PBDD लेस कर देते हैं सर। कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला, लेस करके मेरा ये ट्रेड रिसीवेबल बाहर चल जाता है। नंबर 20, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या आ जाएगा सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितना भी आपका बैंक का बैलेंस है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट सेविंग्स, कंपनी का तो सेविंग्स नहीं होता है, ठीक है, जितने भी आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो भी है नहीं है, कैश इन ट्रांजिट हो गया, कैश इन ट्रांजिट हो गया, और लास्ट में आता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिजनेस का अकाउंट तो सेविंग्स नहीं होगा, सिर्फ करंट अकाउंट होगा। फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, FD हो सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैंने एक छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट वो लिख लीजिएगा ना, इन्वेस्टमेंट इन FD, इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करे वो वहां पर आएगा। लास्ट में सर 21, अदर करेंट एसेट्स। अब अदर करेंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो बच गया, अदर करेंट एसेट्स,
नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिक्टिशियस एसेट्स यहां दिखाओगे आप, यहां पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आप अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे, फिक्टिशियस एसेट्स आप अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाओगे। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड टू सप्लायर, एडवांस पेड टू सप्लायर, इनपुट इनपुट जीएसटी क्रेडिट। याद है जीएसटी का जो इनपुट रहता है, इनपुट वो यहां पे दिखाओगे आप, जीएसटी का इनपुट यहां पे दिखाओगे सर, इनपुट जीएसटी क्रेडिट यहां पर आएगा सर। इसके अलावा टीडीएस क्रेडिट, टीडीएस क्रेडिट याद है अपने लोग टीडीएस पेमेंट कर देते हैं तो टीडीएस का पैसा रहता है क्रेडिट का कंपनी का इन द फॉर्म ऑफ, वो सब यहां पर आएगा सर। अदर में जीएसटी का क्रेडिट वगैरह हो गया, इनपुट क्रेडिट वगैरह होगा, सब यहाँ दिखाएंगे, पढ़े हैं ना जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो यहाँ पर बढ़ेगा। अब इसके अंदर में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसके अलावा जोड़ देते हैं, ये मेरा आता है। समझ में आया सर? तो कंपनी का जो पैसा रहता है तो कंप्लायंस का खर्चा लेते हैं सर अपने लोग, 10,000 8,000 10,000 करके पैसा लेते हैं, तो इसी का चीज का पैसा है सर। क्लियर हो गया? ये जो फॉर्मेट है सर, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। एक बार शीट में आइए, नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट कॉलम यूज करेंगे। देखिए सर सेम है, इसमें तो और ज्यादा था, मैंने आपको कम करके दिखाया। देखिए तो हेडिंग पे क्या क्या है सर? फर्स्ट वाला पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम मिला, तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया सर। एक्सपेंसेस में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये किसके लिए? ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो करेंगे, अदरवाइज ये वाला कॉलम नील रहेगा सर। देखिए दो कॉलम होते हैं, एक होता करंट ईयर का और एक होता प्रीवियस ईयर का, हमें प्रीवियस ईयर का करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है सर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आएगा सर। चेंजेस इन इन्वेंटरी पढ़ा है, चेंजेस इन इन्वेंटरी क्या है? चेंजेस इन इन्वेंटरी क्या है सर? क्या बताए थे? चेंजेस इन इन्वेंटरी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे ऐड होगा तब, और क्लोजिंग ज्यादा होगी ओपनिंग से तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। खर्चा के साथ लेस करने का मतलब इनकम के साथ ऐड करना होगा। इसके अलावा क्या है सर? WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड, ये तो हमारा मिलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट वाला क्या है सर? अदर एक्सपेंसेस। टोटल जोड़ के क्या हो गया सर? टोटल एक्सपेंसेस। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम ये अपने को करना नहीं है सर, अपने को डायरेक्टली 5 से 7 तक का स्किप कर देना है। ठीक है, 5 से 7 तक स्किप कर देना है सर, हमें डायरेक्टली आ जाना है टोटल एक्सपेंसेस में। तो टोटल एक्सपेंसेस यहां पर काट के आप इसको ठीक करो, 3 - 4। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्या है, इसमें चर्चा का विषय है, टाइम लग जाएगा, जरूरत भी नहीं है आप लोग का। 3 - 4 मतलब 3 क्या था? टोटल रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस क्या था? 4। ये दोनों को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंसेस में क्या है सर? करंट ईयर का टैक्स और डिफर्ड टैक्स। ये लेस करके जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यही हमारा पैट है। अब इसमें भी ये सर पॉइंट है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये भी अपने को करने की जरूरत नहीं, हमारा यहीं तक आंसर आएगा, दैट इज पैट।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके बाद ईपीएस का फॉर्मूला पता है क्या बताए थे, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये ईपीएस निकाल दिए, ये हमारा काम हो गया किसका, पीएल का। अब देखिए ऑलरेडी जो मैंने आपको लिखाया है, जानबूझ के लिखाया मैंने, ऑलरेडी बुक्स में आपका लिखा हुआ था। मेरे को पता है ना, और आप लोग का फीलिंग से समझ में आता है, अगर हम नहीं लिखाते तो आप कभी नहीं पढ़िएगा। हम भूखते रह जाएंगे, साला मर भी जाएंगे तब भी तुम लोग नहीं पढ़ेगा, पता है। इसीलिए हम जानबूझ के लिखाया है, लिखते लोग। आज लिख अच्छा से, 8 पेज हुआ तो देख ले, लिखने का 8 पेज हुआ तो लिख अच्छा से, याद रखिएगा जो जो लिखा है कहाँ कहाँ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबको एक जगह घुसा दीजिए, उसको भी घुसा दिए, टोटल आराम से सेम आएगा, लेकिन नंबर 0 मिल जाएगा। कंपनी का बैलेंस शीट में बैलेंस शीट मैच होने से मतलब से ज्यादा है कि किस हेड में आप क्या दिखा रहे हैं। अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस को तुम नॉन करेंट लायबिलिटी में लेके चला गया, 2 नंबर वहां उड़ा देगा, भले ही तेरा बैलेंस शीट मैच हो नहीं हो। फिक्स एसेट्स को तुम करंट एसेट्स में दिखा दिया, करंट को तुम बेटा फिक्स में मार दिया, नॉन करंट लायबिलिटी था तुम उसको करंट लायबिलिटी में घुसा दिया, तेरा बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगा। जाना था लायबिलिटी में, तुम डाल दिया लायबिलिटी में, बैलेंस शीट तो मैच, तुम खुश। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रॉपर हेडिंग है उस प्रॉपर हेडिंग में आपको उस चीज को लिखना है, उसी के अंदर में जाएगा। क्लियर है। तो सर सेल्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। हाँ देखिए सर ये मेरा टोटल हो गया। अब उसके बाद में सर अदर इनकम, अदर इनकम यहां पर बैठा देना, इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज हो गया, अदर देन सब्सिडरी कंपनी हो गया, नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। जितना भी अपने लोग इनकम दिखाए वो यहाँ पे कवर होगा। एक्सपेंस में देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर बोलेगा तो कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज लेस क्लोजिंग निकल जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बता चुके हैं आपको। WIP देखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से दिखाते चेंजेस इन इन्वेंटरी में, ठीक है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखा चुके हैं, फाइनेंस कॉस्ट क्लियर है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन किस तरह से देखिए, बिल्डिंग यहाँ पे लिखा है, आप 3 कॉलम कर लो, ओपनिंग, ये डेप्रिसिएशन, और ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, समझ गए। अब